अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू सेशन दैट इज़ पेंक्रेटाइटिस। पेंक्रेटाइटिस को समझने से पहले आपको पेंक्रियाज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। पेंक्रियाज हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा ऑर्गन है जो आपकी बेली के बैक साइड पे पड़ा होता है, स्टमक के पीछे। इसके कुछ एंडोक्राइन फंक्शन हैं और कुछ एक्सोक्राइन फंक्शन है। एंडोक्राइन फंक्शन में हमें पता है पेंक्रियाज इंसुलिन रिलीज़ करता है जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, और एक्सोक्राइन फंक्शन में पेंक्रियाटिक एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो आपके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो पेंक्रियाज की जो इन्फ्लेमेशन होगी उसको हम पेंक्रेटाइटिस बोलेंगे। ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेंक्रियाज दैट कैन बी एक्यूट और क्रॉनिक। ये एक्यूट लेवल पे भी हो सकती है, सडन और स्वेयर भी हो सकती है, और क्रॉनिक लेवल पे भी हो सकती है। तो पेंक्रेटाइटिस क्या हुआ? इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेंक्रियाज। पेंक्रेटाइटिस की कॉजेज देख लेते हैं। पेंक्रेटाइटिस कोलिलिथियासिस की वजह से हो सकता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कोलिलिथियासिस एक कंडीशन पढ़ी थी जिसमें आपकी गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है, कैलकुलस फॉर्मेशन हो जाती है। तो जब ये स्टोन फॉर्मेशन ब्लॉक कर देती है डक्ट को, कॉमन बाइल डक्ट को, तो आपके पेंक्रियाटिक सिक्रीशंस भी पीछे ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से पेंक्रियाज इन्फ्लेम्ड होना शुरू हो जाता है। अल्कोहल अब्यूज़ की वजह से, अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से जो है वो भी पेंक्रेटाइटिस की तरफ लेके जाते हैं। इन्फेक्शंस हैं आपके जीआईटी के, पेंक्रियाज का इन्फेक्शन जो है वो पेंक्रेटाइटिस को लीड कर सकते हैं। कुछ मेडिकेशंस हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है वो आ जाता है आपका पेंक्रेटाइटिस, जिसमें एरिथ्रोप्रीन है, थायाजाइड है, सल्फोनेमाइड्स हैं, सल्फोनामाइड्स हैं, फ्रोजिमाइड्स हैं, एस्ट्रोजन है, टेट्रासाइक्लिन है। ये कुछ ऐसी ड्रग्स हैं, स्पेसिफिक ड्रग्स हैं जो पेंक्रेटाइटिस को लीड करती हैं। एब्डोमिनल सर्जरीज के बाद पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन के अंदर एब्डोमिनल कोई सर्जरी होती है तो उसकी वजह से अगर इन्फेक्टेड हो जाता है पेंक्रियाज तो उसकी वजह से पेंक्रेटाइटिस हो सकता है। ट्रोमा है द बेली, पेनिट्रेटिंग ट्रोमा हो सकता है जो कि पेंक्रियाज को जो है वो हर्ट कर दिया उसने और उससे पेंक्रेटाइटिस की कंडीशन डेवलप कर दी। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, लाइक आपकी बॉडी के अंदर हाइपर ग्लिसराइडीमिया है, यानी हाइपर ग्लिसराइड है, तो उस वजह से भी कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो है पेंक्रेटाइटिस को लीड करते हैं। डायबिटीज़ भी आ जाता है इसके अंदर, ठीक है, हाइपरकैल्सीमिया भी आ जाता है। ये कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं जो पेंक्रेटाइटिस को लीड करते हैं। कुछ ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं आपकी बॉडी के अंदर, लाइक आपकी रूमेटाइड आर्थराइटिस है, ऑटो इम्यून कंडीशन है, या प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस है। ये ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं जो पेंक्रेटाइटिस को लीड करती हैं। टाइप्स देख लेते हैं। पेंक्रेटाइटिस एक्यूट है और क्रॉनिक है। एक्यूट जो भी कंडीशन होती है हमें पता है वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, और इसकी जो कंडीशन होती है उसमें स्वेयर होती है, ठीक है, सडन होती है और स्वेयर होती है। तो सडन इन्फ्लेमेशन अगर पेंक्रियाज के अंदर हो रही है, सडन इन्फ्लेमेशन दैट लास्ट अ शॉर्ट टाइम पीरियड, और इसके अंदर जो सिम्टम्स आएंगे, जो कंडीशन होगी पेशेंट की, वो फ्रॉम माइल्ड डिस्कम्फर्ट टू अ सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस तक लेके जा सकती है, ठीक है। इस तो क्रॉनिक पेंक्रेटाइटिस तो लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लेमेशन होती है इसके अंदर, जो कि एक्यूट पेंक्रेटाइटिस अगर उसको हम ट्रीट आउट नहीं करते हैं तो वो क्रॉनिक पेंक्रेटाइटिस की तरफ लीड करता है। या आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करते और अल्कोहल कंजम्पशन पे है, पेशेंट सिगरेट स्मोकिंग पे है, तो ये भी पेंक्रेटाइटिस को लीड करता है। तो क्रॉनिक पेंक्रेटाइटिस की जो कंडीशन है वो डिवेलप कर जाती है। नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं, पेंक्रेटाइटिस कैसे लीड करेगा। वो जो भी एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे हमने गॉलस्टोन्स पढ़ा है, कोलिलिथियासिस की कंडीशन है, अल्कोहल कंजम्पशन है, या कोई ट्रॉमा है, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा टू द पेंक्रियाज, ये क्या करेंगी? आपके पेंक्रियाटिक एंजाइम्स की एक्टिवेशन करेंगी। जब इनकी एक्टिवेशन होगी तो ट्रिप्सिनोजेन ट्रिप्सिन एंजाइम जो कि प्रोटीन की ब्रेक डाउन करता है उसके अंदर कन्वर्ट होगा, और वो क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा प्रोटीएजेस को, जो पेंक्रियाज की ऑटो डाइजेशन, पेंक्रियाटिक सेल्स की जो है वो डाइजेशन स्टार्ट कर देंगी। और ये कंडीशन क्या करेगी? एक्टिवेशन करेगी अदर प्रोटीलिटिक एंजाइम्स की। जब अदर प्रोटीलिटिक एंजाइम जो है एक्टिवेट हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल इलास्टेज जो है, पेंक्रियाटिक इलास्टिक एंजाइम जब एक्टिवेट हो जाएगा तो ये वेस्कुलर टेंसाइल स्ट्रेंथ को जो है वो डिक्रीज कर रहा है और हेमरेज की कंडीशन हो रही है। देन फोस्फोलाइपेजेस जो है वो भी एंजाइम जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, जो फैट की नेक्रोसिस करेंगे, फैट की डाइजेशन करेंगे, ठीक है। फैट एमल्सिफिकेशन नहीं होगी और वो एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, और वो आपकी जीआईटी के थ्रू जो है वो स्टीटोरिया की कंडीशन होगी, फैट जो है वो बॉडी से आउट होना शुरू होगी थ्रू द फीकल मीडियम, ठीक है। तो एटोलॉजिकल फैक्टर्स में हमने गॉलस्टोन, अल्कोहल, ट्रॉमा की कंडीशन की वजह से क्या हुआ? पेंक्रियाटिक एंजाइम जो एक्टिवेशन हो गया, ट्रिप्सिनोजेन ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, जो कि ऑटो डाइजेशन कर रही है। प्रोटीलिटिक एंजाइम जो है वो पेंक्रियाज की इटसेल्फ, और देन इलास्टेज जो है वो हेमरेज कॉज कर रहा है। फोस्फोलाइपेजेस क्या करें? फैट नेक्रोसिस करें, और एक्यूट पेंक्रेटाइटिस की कंडीशन डेवलप कर गई है। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एक्यूट पेंक्रेटाइटिस, एब्डोमिनल पेन की कंडीशन है, एपिगैस्ट्रिक मिड एपिगैस्ट्रिक पेन होगी पेशेंट को, रिब्स और आपकी टमी के दरमियान जो आपका रीजन है उसमें मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन जो है वहाँ पे पेन होगी पेशेंट को। एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रही है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट उसकी डिक्रीज़ हो जाएंगी। ऐसी वॉमिटिंग है जिसके बाद
आपका नोज़िया जो है फिर भी रिलीफ नहीं हो रहा है, बार बार नोज़िया की कंडीशन है और वॉमिटिंग की तरफ जा रहा है। एकाइमोसिस हो सकता है। एकाइमोसिस से एक सिनेरियो में होगा जब पेंक्रेटाइटिस बहुत स्वेयर है और ब्लीडिंग की वजह से जो है वो एकाइमोसिस रेडनेस नज़र आ रही है आपकी टमी पे, ठीक है। आपके एब्डोमेन के अंदर, एब्डोमेन के बाहर हमें एकाइमोसिस की कंडीशन नज़र आ रही है, ठीक है, रेडनेस नज़र आ रही है। हाइपोटेंशन हाइपोक्सिया में जा सकता है, शॉक की कंडीशन में जा सकता है पेशेंट। एक्यूट रीनल फेलियर की तरफ जा सकता है। एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है अगर पेंक्रियाटिक एंजाइम जो है वो आपकी किडनी को जो है वो इफेक्ट करना शुरू कर रहे हैं और वहाँ पे एक्यूट किडनी इंजरी की तरफ लेके जा रहे हैं उसकी, ठीक है। क्रॉनिक पेंक्रेटाइटिस के पेशेंट में जो है वो फैट की मैल अब्जॉर्प्शन की वजह से स्टोटोरिया की कंडीशन है, यानी आपकी जो फैट है वो स्टूल के अंदर जो है वो रिलीज़ हो रही है, उसकी अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। एनोरेक्सिया है। एनोरेक्सिया पेशेंट को जो है वो मील लेना जो है वो छोड़ देता है, रिलक्टेंट होता है मील लेने पे, क्योंकि उसे जो है वो पेनफुल कंडीशन की वजह से वो उसको अवॉइड कर रहा होता है। कैल्शियम स्टोन्स डिवेलप करते हैं क्रॉनिक पेंक्रेटाइटिस के पेशेंट के अंदर, जिसमें डक्टल ब्लॉकेज हो सकती है। कैल्शियम स्टोन्स की वजह से पेंक्रियाटिक डक्ट ब्लॉक हो सकती है, ठीक है, इसके अंदर स्टोन फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। असेसमेंट एंड डायग्नोज कैसे करेंगे? एक्यूट पेंक्रेटाइटिस को असेस करने के लिए सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे। एब्डोमिनल पेन की है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन की है, पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, एक्यूट कंडीशन में है, क्रॉनिक कंडीशन में है। एलिवेटेड सीरम लेवल जो है वो उसके अंदर होंगे, अमाइलेज और लाइपेज लेवल जो है वो इसके अंदर इन पेशेंट्स के अंदर इंक्रीज़ हो जाएंगे। पेंक्रियाटिक इन्फ्लेमेशन की वजह से अमाइलेज और लाइपेज का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। WBC काउंट जो है वो लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। इन्फेक्टेड कंडीशन है तो पेशेंट का WBC काउंट ज़्यादा हो जाएगा। ट्रांजिएंट हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन हो सकती है पेशेंट को अगर इंसुलिन रिलीज नहीं हो रही है और पेशेंट जो है वो हाइपरग्लाइसीमिया की तरफ जा रहा है। ग्लूकोजूरिया हो सकता है, ग्लूकोज जो है वो यूरिन के अंदर आ रहे हैं। एंड एलिवेटेड सीरम बिलिरुबिन लेवल, और सीरम बिलिरुबिन लेवल भी इंक्रीज़ कर सकता है। कुछ पेशेंट्स के अंदर एक्यूट पेंक्रेटाइटिस के पेशेंट के अंदर बिलिरुबिन लेवल भी इंक्रीज़ हो जाता है। अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, CT करवा सकते हैं और MRI करवाएंगे। क्रॉनिक पेंक्रेटाइटिस को असेस करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए हम एक प्रोसीजर करवाते हैं जो कि है ERCP। तो ये जो प्रोसीजर है ये बहुत यूज़फुल है, यहाँ से काट लेना। ERCP जो है वो बहुत यूज़फुल स्टडी है बेसिकली डायग्नोसिस ऑफ क्रॉनिक पेंक्रेटाइटिस के पेशेंट के अंदर, क्योंकि ये पेंक्रियाज की एनाटमी के साथ साथ हमें उसके टिश्यूज़ की एनालिसिस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है और डिफ्रेंशिएट करती है आया इसके अंदर पेंक्रेटाइटिस है या फिर पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा है, ठीक है, पेंक्रियाज की इन्फ्लेमेशन है जस्ट या फिर उसका कार्सिनोमा है। तो रेट्रोगेड जो है वो एंडोस्कोपिक कोलेंगोपेंक्रेटोग्राफी करवा के हम इसको असेस कर सकते हैं। MRI करवाएंगे, वो ECT अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। उसको ऑब्जर्व करने के लिए स्टेटोरिया की कंडीशन है जो कि हम बेसिकली लैब टेस्ट के थ्रू जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं फीकल कंटेंट के अंदर। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है वो भी इवैल्यूएट कर लेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा आया जो पेंक्रियाज है उसका जो पेंक्रियाटिक बीटा सेल्स हैं उनका फंक्शन जो है वो स्टेबल है या नहीं है। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर मेकिंग डिसीजन अबाउट सर्जिकल रिसेक्शन ऑफ द पेंक्रियाज, आया हमें सर्जिकल रिसेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है कि नहीं पड़ सकती। तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवा के हम बीटा सेल्स की भी जो है वो एनालाइजेशन करवा सकते हैं, आया वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये होगी क्रॉनिक पेंक्रेटाइटिस की इन्वेस्टिगेटिंग फाइंडिंग्स। मेडिकल मैनेजमेंट देख लेते हैं। एक्यूट पेंक्रेटाइटिस पेशेंट के अंदर जो है वो हमने कौन सी करनी है और क्रॉनिक पेशेंट के अंदर हमने कौन सी करनी है। एक्यूट के अंदर सबसे पहले तो हमने पेशेंट का ओरल जो इंटेक है उसको होल्ड करते हैं, क्योंकि हमने बेसिकली एंजाइमेटिक सिक्रीशन जो है पेंक्रियाज की उसको थोड़ा सा जो है वो स्टिमुलेशन से बचाना है, इनहिबिट करना है, ताकि पेशेंट को मज़ीद जो है पेंक्रेटाइटिस की कंडीशन वर्स ना हो। तो उसको हम फिर पैरेंटल न्यूट्रिशन पे लेके जाएंगे, ठीक है, IV देंगे। तो एंट्रल न्यूट्रिशन जो है, एंट्रल फीडिंग जो है वो हमने वैसे बेसिकली अर्ली स्टार्ट कर देनी है इन द कोर्स ऑफ एक्यूट पेंक्रेटाइटिस के पेशेंट के अंदर, ताकि वो अगर उसको टॉलरेट नहीं कर सकते तो फिर हम उनको पैरेंटल न्यूट्रिशन की तरफ लेके जाएं, ठीक है। स्टार्ट हमने इसको ओरल से करना है, एंट्रल फीडिंग से करना है, लेकिन अगर वो उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहा फिर हमने पैरेंटल न्यूट्रिशन की तरफ जाना है। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर देंगे पेंक्रियाटिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए, जिसमें हमें पता है फेमोडेटिन है, रेनाटिडिन है, ये हम देंगे। अगर पेशेंट इसको रिस्पॉन्स करता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स भी दे सकते हैं उन पेशेंट्स के अंदर जो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर को जो है वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे। पेन मैनेजमेंट करेंगे, इसमें हमने ओपियोइड्स देने हैं, जिसमें मॉर्फिन है, फिनाइल है, हाइड्रोमॉर्फोन है। तो ओपियोइड्स जो है वो स्वेयर टू मॉडरेट पेन के अंदर जो है वो रिकमेंड करते हैं। इंटेंसिव केयर यूनिट्स के अंदर हम इन पेशेंट को जो है वो क्या
इनकी केयर प्रोवाइड करेंगे। इसमें हमने फ्लूइड लॉस जो है वो उसका करेक्ट करना है, ब्लड लॉस हो रहा है, हेमरेज हो रहा है उसको करेक्ट करना है, लो एल्ब्यूमिन लेवल को कंट्रोल करना है, रीनल फेलियर से पेशेंट को प्रिवेंट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं पेशेंट को। अगर हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन है तो फिर उसमें हम इंसुलिन की जो है वो पेशेंट की जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे इंसुलिन की। तो इंटेंसिव केयर के अंदर हमने उसका फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना है, उसके ब्लड लॉस को जो है वो मैनेज करना है, एल्ब्यूमिन लेवल को नॉर्मलाइज करना है और रीनल फेलियर से प्रिवेंट करना है। प्लस उसको अगर इन्फेक्टेड है तो एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं इंसुलिन इफ पेशेंट इज हाइपरग्लाइसेमिक। रेस्पिरेटरी केयर में क्लोज मॉनिटरिंग करनी है हमने, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस करना है हमने, एबीजीज आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस करेंगे। हाइपोक्सिक कंडीशन हो सकती है इसलिए हम पेशेंट को ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन दे सकते हैं, इंटुबेशन कर सकते हैं या फिर मैकेनिकल वेंटिलेशन पर डाल सकते हैं इंटुबेशन के बाद। ठीक है, तो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन के साथ साथ मैकेनिकल वेंटिलेशन तक भी पेशेंट एक्सीड कर सकता है उसकी कंडीशन। ड्यू टू हाइपोक्सिया करेंगे इन पेशेंट ऑफ एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हम ये मैन्योवर्स करेंगे। इसमें हमने एबीजीज मॉनिटर करने के बाद इसको ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन या फिर मैकेनिकल वेंटिलेशन पे लेके जाना है। तो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के अंदर हमने ओरल इनटेक विद होल्ड करना है पेशेंट का। डिपेंड करता है, अगर ओरल जो है एंटरल फीडिंग जो है सॉरी पेशेंट नहीं कोप अप कर पा रहा, टॉलरेट कर रहा, तो फिर हम उसको पैरेंटल न्यूट्रिशन की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, फिर उसको हम पैरेंटल न्यूट्रिशन की तरफ लेके जाएंगे। देन हमने क्या करना है, पेशेंट को प्रोटोन पंप इनहिबिटर देने हैं या H2 रिसेप्टर ब्लॉकर देने हैं जिसको वो रिस्पॉन्स करेगा। H2 पे टॉलरेट नहीं कर रहा तो प्रोटोन पंप इनहिबिटर। इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर हमने उसका फ्लूइड लॉस जो है वो मेंटेन करना है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना है, ब्लड लॉस को जो है वो करेक्ट करना है, एंटीबायोटिक्स और उसकी जो है वो इंसुलिन अगर पेशेंट हाइपरग्लाइसेमिक है। रेस्पिरेटरी केयर देंगे, एबीजीज करवाएंगे और साथ में उसकी ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन या फिर वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर रहे हैं। देन बिलियरी ड्रेनेज कर सकते हैं टू रीएस्टैब्लिश द ड्रेनेज ऑफ पैंक्रियाज बिकॉज इट रिजल्टेड इन डिक्रीज पेन एंड इंक्रीज वेट गेन। तो बिलियरी ड्रेनेज भी हम कर सकते हैं ताकि पैंक्रियाज के फंक्शन को रिस्टोर किया जा सके और पेशेंट की पेन को रिड्यूस कर सकें। ठीक है, तो ये एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के पेशेंट के अंदर हमने ये मैनेजमेंट करनी है। क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस के पेशेंट के अंदर जो हमने मेडिकल मैनेजमेंट करनी है उसमें हमने सबसे पहले पेशेंट के एक्यूट अटैक्स को मैनेज करना है, लाइक उसकी पेन को जो है वो रिड्यूस करना है, उसके एंडोक्राइन एक्सोक्राइन इनसफिशिएंसी को देखना है, आया उसके एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं या क्या इशू है। एंडोस्कोपी करवाएंगे टू रिमूव पैंक्रियाटिक डक्ट स्टोन। हमने पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर जो स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है, जैसे मैंने पीछे आपको बताया है कि क्रॉनिक पेशेंट्स के अंदर कैल्शियम स्टोन बनना शुरू हो जाता है पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर, तो उसको रिमूव करने के लिए हम एंडोस्कोपी करवा सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर है नैरो हुई है डक्ट तो उसको हम जो है वो वाइड कर सकते हैं, ड्रेन कर सकते हैं। सिस्ट को मे बी इफेक्टिव इन पेशेंट टू रिलीव पेन। अगर कोई सिस्ट फॉर्मेशन है, पैंक्रियाटिक सिस्ट है, तो उसको हमने ड्रेन आउट कर लेना है वाया ERCP। अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो इन चीज़ों को हमने ERCP के थ्रू, जो हमने पीछे एक प्रोसीजर पढ़ा था क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस के पेशेंट के अंदर असेसमेंट के लिए, एंडोस्कोपिक रिट्रोगेड कोलेंगोब्रैंकेट्रोग्राफी, ये प्रोसीजर इसके एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है बेसिकली। इसमें हमने पैंक्रियाटिक स्टोन को जो है वो रिमूव करना है। अगर पैंक्रियाटिक सिस्ट है तो उसमें से उसको मटेरियल को फ्लूइड को ड्रेन आउट कर लेना है ताकि पेशेंट की पेन को रिलीव किया जा सके। एंटीऑक्सीडेंट जो है वो भी इसके इंप्रूवमेंट्स देखी गई हैं, पेशेंट की पेन रिडक्शन होती है एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ। इसके अलावा नॉन फार्माकोलॉजिकल में योगा अगर पेशेंट को जो है वो हम रिकमेंड करते हैं तो उससे भी पेशेंट की जो है वो पेन रिडक्शन और उसके माइंड रिलैक्सेशन में हेल्प होगी। अवॉइडिंग अल्कोहल, देखिए क्रॉनिक जो पैंक्रियाटाइटिस के पेशेंट हैं उनके अंदर जो मेन पीछे कॉज है वो उसका लॉन्ग टर्म अल्कोहल कंजप्शन है। तो इसको अगर हम अवॉइड कर लेते हैं और ऐसे फूड जो इसको एब्डोमिनल पेन को इंड्यूस कर रहे हैं उसको हम रिड्यूस कर लें, लाइक गैस फॉर्मिंग वेजिटेबल्स हैं, हाई फैट डाइट है, तो इसको जो है हम रिड्यूस करके हम पेशेंट की क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस के पेशेंट की मेडिकल कंडीशन को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। डायबिटीज़ मैनेजमेंट है विद डाइट एंड इंसुलिन थेरेपी। तो क्रॉनिक पेशेंट्स के अंदर हमने डायबिटीज़ और डाइट मैनेजमेंट करनी है। पैंक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट इज इंडिकेटेड फॉर द पेशेंट विद मैल एब्जॉर्प्शन एंड स्टीटोरिया। तो अगर फैट की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, स्टीटोरिया की कंडीशन है, तो उसके अंदर पैंक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट हम ऐसे एंजाइम देंगे तो फैट की जो है वो डाइजेशन करें, फैट बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब हो, ताकि ये जो वेट लॉस की कंडीशन है उसको हम रिड्यूस कर सकें, पेशेंट का वेट गेन हो सके। ठीक है, सर्जिकल मैनेजमेंट में एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का अगर पेशेंट है तो उसमें हम सर्जिकल मैनेज को क्या करेंगे, उसकी डायग्नोसिस के बाद हमने पेशेंट के रीस्टैब्लिश करने हैं पैंक्रियाटिक ड्रेनेज, लाइक उसकी पैंक्रियाज को हमने ड्रेन आउट करना है, वहाँ पे जो सिक्रीशंस कलेक्ट हो रही हैं जिसकी वजह से पैंक्रियाज इन्फ्लेम्ड हो रहा है उसको वहाँ से ड्रेन आउट कर लेंगे। जो भी डेब्रस है, इन्फेक्टेड मटीरियल है उसको वहाँ से रिमूव कर देंगे, या फिर उस स्पेसिफिक पैंक्रियाटिक पोर्शन को हमने रिमूव कर देना है। ठीक है, तो सर्जिकल मैनेजमेंट इज डन टू असिस्ट इन द डायग्नोसिस ऑफ पैंक्रियाटाइटिस, टू एस्टैब्लिश पैंक्रियाटिक ड्रेनेज और टू रिसेक्ट
उसको रिमूव कर सकते हैं। डिब्राइड इन्फेक्टेड नेक्रोटिक पेंक्रियाज को हम वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस के पेशेंट के अंदर सर्जिकल मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, इसमें हम पेंक्रियाटिक जेजिनोस्टमी कर सकते हैं। क्रियाटिक और जेजिनोस्टमी करेंगे, जिसमें हमने क्या करना है, आपका जो पेंक्रियाज है उसको साइड टू साइड एनास्टोमोज कर देना है जेजुनम के साथ, ठीक है, ताकि उसकी सिक्रीशन जो है वो डायरेक्ट जेजुनम के अंदर जो है वो एक्सीट आउट होंगी। पेंक्रियाटिक डक्ट अलाइंग ड्रेनेज ऑफ पेंक्रियाटिक सिक्रीशन इनटू द जेजुनम, तो उसको साथ में एनास्टोमोज इसलिए करें ताकि वो डीकम्प्रेस हो, वो जो इन्फ्लेम डक्ट है उसको डीकम्प्रेस करने के लिए, ताकि वो पेशेंट एब्डोमिनल पेन से रिलीफ फील करे, ठीक है। तो जेजुनम के साथ हमने इसको साइड टू साइड एनास्टोमोज कर देना है। एक और प्रोसीजर है जिसमें हम रिवीजन करते हैं स्फिंक्टर की ऑफ एम्पुला वेटर, जो कि ये स्फिंक्टर क्या करता है, स्मॉल रिजर्वायर होता है आपकी कॉमन बाइल डक्ट और पेंक्रियाटिक डक्ट जहाँ पे मिलती हैं। ये ओपनिंग जो है वो एंड ऑफ एम्पुला जो बाइल को अलाउ करता है पेंक्रियाटिक जूस को कि वो आपकी ड्रेनम के अंदर जाए, उसको हम क्या कर देते हैं, उसकी रिवीजन कर देते हैं ऑफ दैट स्फिंक्टर, ठीक है। देन लास्ट में हमारे पास बैगर और फ्रे ऑपरेशन आ जाते हैं, जिसमें हम पेशेंट के पेंक्रियाज के हेड को रिमूव कर रहे होते हैं, एक्सेप्ट फॉर शेल ऑफ पेंक्रियाटिक टिश्यूज पोस्टीरियरली। लाइक बैगर के अंदर हम क्या करते हैं, बैगर प्रोसीजर के अंदर हम टोटल जो हेड है पेंक्रियाज को उसको रिमूव कर देते हैं, जबकि फ्रे जो ऑपरेशन होता है इसके अंदर जो है वो हम ड्यूडेनम को भी वैसे छोड़ देना है, कॉमन बाइल डक्ट भी इंटैक्ट होती हैं, और सिर्फ डिजीज जो टिश्यूज़ होते हैं विद इन द हेड ऑफ द पेंक्रियाज उसको हम रिमूव कर देते हैं एंड डिकम्प्रेस द इंटायर पेंक्रियाटिक डक्टल सिस्टम, ठीक है। तो बाकी इंटायर जो डक्टल सिस्टम उसको हमने डिकम्प्रेस कर देना है। सो स्टूडेंट्स, क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस के पेशेंट के अंदर हमने कुछ सर्जिकल प्रोसीजर देखे हैं, जिसमें पेंक्रियाटोजेजिनोस्टमी है, जिसमें साइड टू साइड एनास्टोमोसिस है, और पेंक्रियाज विद द जेजुनम, उसकी सारी सिक्रीशन जेजुनम के अंदर डायरेक्टली एक्सीड होंगी। अदर प्रोसीजर इन्वॉल्व करता है जिसमें हमने एम्पुला वेटर को जो है उसकी रिवीजन की है, इंटरनल ड्रेनेज कर रहे हैं पेंक्रियाटिक सिस्टम टू द स्टमक, ठीक है। स्टमक के अंदर उसकी जो है वो गैटिक सिक्रीशन हो रही है। इंसर्शन ऑफ अ स्टंट एंड वाइड रिसेक्शन और रिमूवल ऑफ द पेंक्रियाज, इसमें हम एंडोस्कोपिक प्रोसीजर के थ्रू स्टंट जो है वो ऐड करते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, और वहाँ से इंटरनली उसको जो है वो हम रिमूव कर लेंगे पेंक्रियाटिक टिश्यूज़ को जो हमने वहाँ से रिसेक्ट करने हैं। विफल एक रिसेक्शन प्रोसीजर है जिसमें हम पेंक्रियाटोडेडेनोक्टमी करते हैं, जिसमें पेंक्रियाज ड्यूडेनम का तो कुछ पोर्शन जो है वो हम रिमूव कर देंगे। बेगर और फ्रे ऑपरेशन हैं, जिसमें बेगर के अंदर हम हेड ऑफ द पेंक्रियाज टोटल रिमूव करें, फ्रे के अंदर जो है वो हम कुछ टिश्यूज़ जो है वो डिजीज टिश्यू जो है वो वहाँ से रिमूव कर रहे हैं। तो ये एक्यूट और क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस की सर्जिकल मैनेजमेंट। इसके साथ पेंक्रियाटाइटिस का जो है टॉपिक है हमारा वो हो गया है ख़त्म। हमने इसकी डेफिनेशन देखी, इसकी क्या कॉजेज होती हैं, टाइप्स देखी, एक्यूट और क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी एज अ होल, साइन एंड सिम्टम एक्यूट एंड क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस, असेसमेंट कैसे कर रहे हैं एक्यूट की, क्रॉनिक की कैसे कर रहे हैं, मेडिकल मैनेज एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस की, क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस की मेडिकल मैनेजमेंट, देन सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट एंड क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस। इसके साथ हमारा आज का टॉपिक हुआ ख़त्म। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।